हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम गायनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न का एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इसको कवर करेंगे। इसके पहले हम कुमार भ्रत के वेरियस टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आज देखते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है। डेफिनेशन: Any uterine bleeding outside the normal volume, duration, regularity और frequency is considered abnormal uterine bleeding। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यदि यूट्रस से ब्लीडिंग अपने नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा हो रही है, ड्यूरेशन में कोई चेंजेस हुआ है, रेगुलर नहीं है या फिर फ्रीक्वेंसी उसकी कम या ज्यादा है, तो हम उसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। अब आता है नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कितना होता है, हम समझते हैं। एज ऑफ पेशेंट, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन, दैट इज मेनार्क टू मेनोपॉज। मतलब जो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है वो कब होता है? मेनार्क से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज पे एंड होता है। स्टार्टिंग ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग को हम मेनार्क बोलते हैं और स्टॉपेज ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग मेनोपॉज। फ्रीक्वेंसी 21 से 35 दिन के इंटरवल में। ड्यूरेशन कितने दिन तक चलती है ब्लीडिंग? 3 से 7 दिन तक। किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन। फ्लो, अब कितना अमाउंट में फ्लो होता है? तो 35 ml। ऑल दो 20 से लेकर के 80 ml एक एवरेज माना गया है, इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। मेनार्क का जो एज है वो 10 से 16 ईयर है और मेनोपॉज का 45 से 55। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की इमेज है जहां पर आपको बता रहा है ओवेरियन साइकिल, जहां पर फॉलिकुलर फेज, लो एस्ट्रोजन एट द एंड ऑफ मेंसेस, देन ओव्यूलेशन होता है अबाउट 14 डे पे, जहां पर एलएच का सर्ज होता है, एलएच बहुत हाई लेवल में होता है। उसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस, देन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मतलब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। देन यूट्राइन साइकिल भी यहाँ पर डिफाइन की गई है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने नॉर्मल एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की डाटा देखा। अब उससे हम कंपेयर करने वाले हैं कि अपने मेनोरेजिया, हाइपोमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, मेनोमेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। तो चलिए अब हम 3 पार्ट में देखने वाले हैं। कंपैरिजन है इंटरवल, अमाउंट, ड्यूरेशन। इंटरवल मतलब क्या रेगुलर इंटरवल पे आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब 21 दिन से 35 दिन के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर 21 दिन से 35 दिन के बीच में आएगा तो रेगुलर। इरेगुलर 21 दिन के पहले आ सकता है, 35 दिन के बाद आ सकता है। अमाउंट की बात करेंगे। अमाउंट हमने कितना देखा? 20 से 80 ml नॉर्मल था। तो अगर नॉर्मल से पहले हुआ मतलब 20 ml से कम होगा या 80 ml से ज्यादा होगा तो एक्सेसिव कहलाएगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो 3 to 7 डेज नॉर्मल है। तो अगर 7 दिन से ज्यादा हुआ, 3 दिन से कम होगा तो हम एबनॉर्मल मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड को। सबसे पहले मेनोरेजिया की बात करेंगे तो इंटरवल रेगुलर है, अमाउंट एक्सेसिव है मतलब 80 ml से ज्यादा और ड्यूरेशन भी 7 दिन से ज्यादा। हाइपोमेनोरिया इंटरवल रेगुलर है, अमाउंट नॉर्मल है और ड्यूरेशन 3 दिन से कम है। मेट्रोरेजिया इंटरवल इरेगुलर माना गया है, मतलब आप समझ गए होंगे 21 दिन से 35 दिन के बीच में नहीं होगा। अमाउंट नॉर्मल है, ड्यूरेशन भी नॉर्मल। मेनोमेट्रोरेजिया इरेगुलर साइकिल रहेगा, अमाउंट नॉर्मल है, अमाउंट एक्सेसिव है 80 ml से ज्यादा है। और ड्यूरेशन की बात करेंगे तो मेनो प्लस मेट्रो। तो मेनो हमने क्या देखा? मोर देन 7 डेज। और मेट्रो में क्या देखा? कभी कभी नॉर्मल भी होगा। पॉलीमेनोरिया में 21 दिन से कम होगा, अमाउंट नॉर्मल होगा और ड्यूरेशन वेरिएबल होगा। ओलिगोमेनोरिया लेस मोर देन 35 डेज, अमाउंट स्कैंटी और ड्यूरेशन वेरिएबल। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, यानी एयूबी का एफआईजीओ सिस्टम ने 2011 में कुछ क्लासिफिकेशन किया है। उसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज को पढ़ते हैं। तो इसका एक छोटा सा कोटेशन या फिर हम बोल सकते हैं निमोनिक्स है कि स्ट्रक्चरल वाले को हम पाम इस वर्ड से याद रख सकते हैं। तो पाम से P फॉर पॉलिप, A फॉर एडिनोमायोसिस, L फॉर लियोमायोमा एंड M फॉर मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट आता है नॉन स्ट्रक्चरल का क्लासिफिकेशन एज कॉइन। कॉइन से आप याद रख सकते हो C फॉर कोगुलोपैथी, O फॉर ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, E फॉर एंडोमेट्रियल, L फॉर लेट्रोजेनिक एंड N फॉर नॉट येट क्लासिफाइड।
यानी इस तरीके से आप अपने उसको लर्न रख सकते हो, दोनों स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब ऑर्गेनिक कॉज की बात करें तो यूटेराइन फाइब्रॉइड होगा, इंडोमेट्रोसिस होगा, एडेनोमायोसिस होगा, इंडोमेट्रियल पॉलिप होगा, एडेनेक्सल पैथोलॉजी, टियोमास, ओवेरियन नियोप्लाज्म। अब हेमेटोलॉजिकल कॉज देखें तो प्लेटलेट की डिफिशियंसी होगी, ल्यूकेमिया होगा, आईटीपी, वॉन विलबर्ड डिजीज होगी। इंडोक्राइन कॉज की बात करें तो थायराइड डिसफंक्शन होगा और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पाया जाएगा। अदर में देखेंगे आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ड्रग्स, ट्रॉमा, लैक्टोजेनिक एंटेरोवेनस मालफॉर्मेशन। और नॉन मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात करेंगे तो फॉरेन बॉडी इंफेक्शंस, जेनिटल मैलिग्नेंसी, पोस्ट कोइटल इंटरमेस्ट्रुअल मिसकैरेज प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। और आईटीपी की जो डिजीज है वो आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एयूबी अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, यानी किस एज ग्रुप में जनरली क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिससे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। तो एज ग्रुप डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्री प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी आने के पहले प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी और ओवेरियन रीजन हो सकते हैं। एडल्सेंस की एज में एनओव्यूलेटरी साइकिल्स या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, पीआईडी एग्जांपल एंडोमेट्राइटिस, ऑर्गेनिक लेसन्स लाइक लियोमायोमास, एडिनोमायोसिस, पॉलिप, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमास। लेट्रोजेनिक में ओसीपीस, देन डीयूबी में एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, ओवेरियन डिसफंक्शनल ब्लीडिंग और इनएडिक्वेट ल्यूटियल फ्लेक्स, टीयूबी मतलब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। पेरीमेनोपॉजल में डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंतर्गत एन्यूवुलेटरी साइकिल, ऑर्गेनिक लेसन्स लाइक हाइपरप्लेजिया, पॉलिप एंड कार्सिनोमास। देन आता है पोस्ट मेनोपॉजल में, यानी मेनोपॉज के बाद एंडोमेट्रियल एट्रोफी, ऑर्गेनिक लेसन्स में हाइपरप्लेजिया, पॉलिप्स या फिर कार्सिनोमास। तो ये सारे कॉजेज हैं अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग डीयूबी, अभी तक हम लोग एयूबी की चर्चा कर रहे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग। अब डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग की डेफिनेशन समझे। अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग विदाउट एंड क्लिनिकली डिटेक्टेबल ऑर्गेनिक सिस्टमिक एंड iatrogenic कॉजेस। मतलब हम लोग इसमें क्या समझ रहे हैं, यूटेराइन ब्लीडिंग विदाउट एनी, मतलब कोई हमारे पास ऑर्गेनिक डिटेक्टेबल क्लिनिकली एस्पेक्ट नहीं है, ना सिस्टमिक कॉज है, ना एट्रोजेनिक कॉज है, हमें पता नहीं है। अब करेंटली डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ एयूबी। अभी के समय में जो डीयूबी है वो abnormal uterine bleeding following annullation due to dysfunction of HPO axis endocrine origin। जो HPO axis होती है वो endocrine origin होती है। अब टू टाइप्स, involuntary 80% और ovulatory 20%। 50% at the nearer menopause, 30% at the reproductive age और 20% in the adolescence। HPO axis फीमेल में देखी जाती है। The hypothalamic pituitary ovarian axis is a tightly regulated system controlling female reproduction. HPO axis dysfunction leading to ovulation disorders can be classified into three categories defined by the World Health Organization. कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब हम देखते हैं कि और दो साइकिल्स के अकॉर्डिंग फिर से क्लासिफाइड किया गया है एयूबी को, जिसमें एनओव्यूलेटरी और ओव्यूलेटरी दो पार्ट किए गए हैं। एनओव्यूलेटरी में डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, नो एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटी, नो डिमॉन्स्ट्रेबल ऑर्गेनिक कॉज और बेस्ड ऑन पेशेंट हिस्ट्री, यानी ये सारी चीजें जब हमें नोटिस हो रही है तो हम उसको एनओव्यूलेटरी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंतर्गत कंसिडर करेंगे। और यदि किसी में ऑर्गेनिक कॉज या सिस्टमिक इटियोलॉजी या फिर रिप्रोडक्टिव टाइप डिसीज या फिर लेट्रोजेनिक कॉज देखा जाएगा तो हम उसको ओव्यूलेटरी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंतर्गत कंसिडर करेंगे। अब
हम लोग द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में देखते हैं। जैसा कि प्लेटलेट एडिशन फॉर्मेशन होगा जिससे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लेटलेट में एडिशन हुआ जिससे प्लेटलेट प्लग बना। उसके बाद क्या लोकलाइज्ड वेस्को कंस्ट्रिक्शन होगा जो कि रीजनरेशन करेगा एंडोमेट्रियम की। अब इसमें क्या क्या बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है जो एंडोमेट्रियम की रेशियो होती है वो इंक्रीज आती है। किसकी रेशियो एंडोमेट्रियम की? पीजीएफ2 अल्फा अपॉन पीजीई2, इसकी जो रेशियो होगी एंडोमेट्रियम की वो बढ़ जाएगी। इसके बाद लेवल ऑफ पीजी2 अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। किससे? एराकिडोनिक एसिड से। कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। अब इसके बाद वेस्को कंस्ट्रिक्शन और रिड्यूस ब्लीडिंग हो जाएगी, पीजी2 अल्फा करेगा। और लेवल ऑफ एंडोथिन विच इज पावरफुल वेस्को कंस्ट्रिक्शन इज आल्सो इंक्रीज, इसकी भी लेवल बढ़ जाएगा। और वुमेन विथ मेनोरेजिया हैव लो लेवल ऑफ थ्रोम्बोक्सिन इन एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट आता है एनओव्यूलेटेड डीयूबी। तो यहाँ पर 80% केसेस में एनओव्यूलेटेड डीयूबी हम डायग्नोस करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ किस किस बेसिस पे हम एनओव्यूलेटेड डीयूबी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत से क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि एज। जनरली ये पेरीमिनार्कल और पेरीमिनोपॉजल ईयर्स में देखी जा सकती है, यानी मीनार के जस्ट पहले एंड मिनोपॉज के जस्ट पहले। देन कॉजेज होते हैं कुछ, तो एचपीओ हार्मोनल एक्सेस जो अभी हमने देखे थे, यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोनल एक्सेस इम्बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस एट मेनोरेजिया एंड मेट्रोपैथी हेमोरेजिका, पीरियड्स ऑफ एमेनोरिया फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड हैवी ब्लीडिंग। अभी हम देख चुके हैं मेनोरेजिया में क्या कंडीशन होती है। और सेकेंड मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका भी इसमें देखा जाता है एनओव्यूलेटेड यूथ में। अब हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। देखिए, नो मैच्योर फॉलिकल, नो कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब फॉलिकल मैच्योर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन पाया। फेलियर ऑफ द साइक्लिक सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन की साइक्लिक सिक्रीशन नहीं हो पाई, जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रेडोल अनओपोज्ड कंटिन्यूअसली, मतलब जो प्रोडक्शन था एस्ट्रोजन वो रुकने लगा, जिससे स्टिमुलस कर देगा ओवर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम की, जिससे एंडोमेट्रियम ग्रोस थिक, आउट ग्रोस इट्स ब्लड सप्लाई और फिर नेक्रोसिस होगा और इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट फ्लो साइकिल से हमको पता चलेगा कि मेनोरेजिया का केस कैसे बनता है। जब एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी वहां पर प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन में अल्टरनेशन यानी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से PGE2 एंड PGI2 का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और वासोडाइलेशन एंड एंटीप्लेटलेट्स को ये बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जब PGF2 का लेवल कम होगा तो वो वासो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है, जिसकी वजह से फाइब्रोनाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फाइब्रोनाइटिक एक्टिविटी की बढ़ने से ब्लीडिंग बढ़ेगी और इसको हम मेनोरेजिया का केस कह सकते हैं। अब चेंजेस इन एनओवुलेटरी डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग अनओपोज्ड एस्ट्रोजन, मतलब लगातार एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे प्रोलिफरेटिव इंडोमेट्रियम, मतलब इंडोमेट्रियम की लेयर्स बढ़ेंगे। फिर सिंपल क्या समझेंगे इसे? हाइपरप्लेजिया, मतलब इंडोमेट्रियम की लेयर बढ़ी तो हाइपरप्लेजिया हुआ। हाइपरप्लेजिया सिंपल फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया होगा। उसका कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया में एट्रिपिया होगा, एट्रिपिया, और फिर इससे एडेनो कार्सिनोमा होने के चांसेस हैं। तो अभी आप समझ रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं एंड एवोलेटरी डिसफंक्शन एंड ब्लीडिंग में। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा, इसमें क्या है? एटिपिया, अर्थात स्टेट ऑफ बीइंग नॉट टिपिकल और नॉर्मल, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन दिया हुआ था ओव्यूलेटरी डीयूबी का, तो ये अबाउट 20% केसेस में देखा जाता है। जनरली एज ग्रुप अबाउट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी 21 to 40 ईयर्स की एज में। इसमें हम पॉलीमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया या फिर फंक्शनल मिनोरेजिया की कंडीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? persistence corpus luteum which does not regress in 12 to 14 days, यानी कॉर्पस ल्यूटियम बन गया लेकिन उसके बाद वो कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसको टाइम लग रहा है 12 to 4 days से भी ज्यादा का।
ल्यूटियल फेस डिफेक्ट यानी ल्यूटियल फेस में डिफेक्ट हो रहा है, एंड इनएडिक्वेट कॉर्पस ल्यूटियल फंक्शन यानी कॉर्पस ल्यूटियल का फंक्शन वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये सब सारे कॉजेस होते हैं ओव्यूलेटेड यूबी के। अब आता है ओवुलेटरी डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग की मैकेनिज्म समझते हैं। तो वेसल सप्लाइंग एंडोमेट्रियम हैव डिक्रीज्ड वेस्कुलर टोन। तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है जिससे वेस्कुलर टोन कम हो जाएगा, जिससे वैस्कोडाइलेशन होगा, जिससे हमारा जो इंक्रीजेस रेट ऑफ ब्लड लॉस, तो ब्लड लॉस का रेट बढ़ जाएगा। अब थॉट टू स्टेम predominantly from vascular dilation alone, मतलब thought to stem predominantly from the vascular dilation alone, women with ovulatory dysfunction uterine bleeding lose blood at the rate of 3 times faster than the women with normal menses, but the number of spiral arterioles is not increased, मतलब इस केसेस में नंबर ऑफ स्पाइरल एट्रियोल्स नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस ऑफ AUB यानी हम किस तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की कि एज क्या है, यानी जिस तरीके से हमने यहाँ पर पहले डायग्नोस किए हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में है, प्री मॉन्स्ट्रियल या फिर पेरी मेनोपॉजल एज में है, तो उस तरीके से हम एनोव्यूलेटरी या ओव्यूलेटरी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग, जिस वजह से हम मिनोरेजिया मेट्रोरेजिया ये कंडीशन डिफाइन कर पाए। देन एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं। देन एचओ ऑफ ट्रॉमा, हिस्ट्री यानी हिस्ट्री लेनी है आपको ट्रॉमा की, मेडिकेशंस की कि आप क्या क्या मेडिसिन लेते हो या फिर प्रीवियसली आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। पास हिस्ट्री लेनी है, सेक्सुअल हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेट्रा, यानी बेबीज तो नहीं है या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस तो नहीं लगे हुए हैं जैसे कॉपर टी एक्सेट्रा। फैमिली हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसीज एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब हम जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लुक ऑफ पेशेंट, इट्स वाइटल ऑर्गन्स एंड कार्डिनल्स, एसएस फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी है या नहीं, हिस्टिज्म है या नहीं, टाइप थायराइड बढ़ा है कि नहीं, एंड अदर सिस्टमिक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन करना है इंक्लूडिंग पर स्पेकुलम, पैप स्मीयर टेस्ट है जो लगभग फीमेल्स में कॉमन टेस्ट माना गया है, पैप स्मीयर, एंड बायमैनुअल एग्जामिनेशन। इसके बाद अपन को रूल आउट करना है, मतलब ध्यान रखना है, चेक करना है कि वेजाइनल और सर्वाइकल सोर्स ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ AUB, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को। तो जनरल कंसिडरेशन यानी नॉर्मली हमको मेडिकल मैनेजमेंट शुड बी इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट पेशेंट, यानी सबसे पहले आपको किसी भी डॉक्टर से या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में कंसल्ट करना है अपनी प्रॉब्लम। देन नीड फॉर सर्जरी, कब सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एज ऑफ पेशेंट, stability of patient, severity of bleed, contraindication to medical management, patient not responding to medical management, underlying cause or desire for future fertility। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट में नॉन हार्मोनल थेरेपीज देखेंगे। सबसे पहले आएगा आयरन थेरेपी, दूसरा पीजी सिंथेटेस इनहिबिटर्स, दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, दैट इज मेफनिक एसिड्स, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स पे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। फिर मच इफेक्टिव इन केस ऑफ ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग इन वुमेन एज्ड more than 35 years, एंटी फाइब्रोलाइटिक्स, दैट इज ट्रानेक्समिक एसिड। तो ट्रानेक्समिक एसिड को हम एक्सेसिव ब्लीडिंग में देंगे, जो एंटी फाइब्रोलाइटिक होता है, जो ब्लीडिंग को कम करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोनल। हार्मोनल में हम प्रोजेस्टिन्स, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन या फिर कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। तो प्रोजेस्टिन्स के अंदर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट या फिर नॉर्थेस्ट्रोन एसिटेट देते हैं हम। एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्शन होता है इनका मोर इफेक्टिवली इन एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग, इनहिबिट पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन एंड ओवेरियन हार्मोन प्रोडक्शन। प्रिपरेशंस क्या होती है, साइक्लिक थेरेपी, कंटिन्यूअस थेरेपी, ओरल या फिर इंट्रामस्कुलर या फिर DMPA इम्प्लांट्स। नेक्स्ट हम कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन दे सकते हैं या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर मोर इफेक्टिव इन, ये जो होती है ये
ज्यादा इफेक्टिव होती है ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग में। Intrauterine progesterones LNG-IUS, the levonorgestrel releasing intrauterine system, is a safe, effective and acceptable form of contraceptive used by over 150 million women worldwide. अब इसमें हम देखते हैं मेडिकल हिस्टेक्टोमी क्या होती है, फिर उसके बाद इंड्यूस्ड इंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर एट्रोपी है या नहीं, फिर स्ट्रोमल डेसिडुलाइजेशन एंड इंडोमेट्रियल सेल इनएक्टिवेशन, फिर reduce blood loss up to 90%, first line therapy for women with HMB. HMB means heavy menstrual bleeding in the absence of any structural or histological abnormality, an effective contraceptive measure. नेक्स्ट हार्मोनल थेरेपी कंटिन्यूड, यानी हम इसके अलावा भी और क्या क्या हार्मोन्स यूज कर सकते हैं। तो एंटी प्रोजेस्टेरोन में मेफेप्रिस्टोन, शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए जो पेशेंट्स हिस्टेक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस एंड पेशेंट्स वेट फॉर रिकरेंट सिम्टम्स, ये जो पेशेंट्स है उसमें हम डेनाजोल का यूज कर सकते हैं एंड जीएनआरएच एगोनिस्ट का यूज कर सकते हैं हु वांट्स प्रेगनेंसी एंड आल्सो इंप्रूव्स एनीमिया। नेक्स्ट हम डेस्मोप्रेसिन का यूज कर सकते हैं इन वॉन विलीवर्ड डिसीज में और फैक्टर 8 की डिफिशियंसी में। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, यूट्राइन cartridge predominantly as a diagnostic tool for elderly women, quickest way to stop bleeding in hypovolemic patient, hypovolemic patient में stop करने के लिए bleeding के लिए quickest way है, और it has got hemostatic and therapeutic effect by removing the necrosed, जो necrosed cells हैं उनको हटाने के लिए, और unhealthy endometrium। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियल एब्लेशन, सर्जिकल टाइप है, इसमें मोर देन 35 ईयर की फीमेल में हम करते हैं यूज, कंप्लीटेड फैमिली यानी जिनके बच्चे हो चुके हो, फेल्ड मेडिकल थेरेपी, या तो मेडिकल थेरेपी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है हार्मोन वो फेल हो गया हो, या फिर जिनमें स्मॉल यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन देखी गई है अबाउट 3 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसमें हम लार्ज यूट्राइन फाइब्रॉइड जो कि 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो उसमें, या फिर हैवी ब्लीडिंग के केस में हम इसका यूज करते हैं। अदर इंक्लूड्स और क्या क्या हो सकते हैं, हिस्टोस्कोपी विथ डीएनसी, पॉलीपेक्टोमी और मायोमेक्टोमी। लास्ट स्लाइड हमारी हिस्टेक्टोमी इन एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में इंडिकेशंस क्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल्स और कॉन्ट्रडिक्टेड, मतलब जो हमारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट थी वो फेल हो जाए या कॉन्ट्रडिक्टेड हो जाए, क्योंकि हमारी हिस्टेक्टोमी मतलब लास्ट स्टेप होनी चाहिए। ब्लड लॉस इम्पेयर्स द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो, एटिपिया हो मतलब एबनॉर्मलिटीज, पेशेंट इज अप्रोचिंग 40 पर कंप्लीटेड फैमिली, और टाइप्स अब ये कितने प्रकार की होती है, टोटल हिस्टेक्टोमी, सब टोटल हिस्टेक्टोमी, पैन हिस्टेक्टोमी, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी और रेडियल हिस्टेक्टोमी। थैंक यू। और इसी तरह की वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो लगातार आपको ये वीडियोस अवेलेबल तो होंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा और वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा।